देखो, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में जो चैप्टर शुरू करना है वो कौन सा चैप्टर है बोलो? कॉम्पोजिशन स्कीम। ये गवर्नमेंट एक स्कीम लाया, जैसे भी हम लोग नॉर्मल टैक्स पेयर के बारे में पढ़ा कि कोई भी इंसान को टैक्स लेना है, टैक्स देना है, तो हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ा था हम लोग अभी इतना देर से कि कोई भी बिजनेसमैन अगर एक रेगुलर टैक्स पेयर है, कौन सा टैक्स पेयर बोला था? रेगुलर। ये मान लो जो भी ये पहले सामान क्या करेगा बोलो? परचेस। ये सामान क्या करेगा? परचेस। और ये सामान क्या करेगा? सेल। ये एक नॉर्मल टैक्स पेयर, ये जो भी रेगुलर टैक्स पेयर हुआ, रेगुलर टैक्स पेयर, ये सामान परचेस करेगा और सामान सेल करेगा। तो ये सामान कहाँ से परचेस कर सकता है बोलो तो? अपना बंगाल के अंदर से भी और वेस्ट बंगाल के बाहर से भी। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग बात बोले तो इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट ये लोग परचेज का बदली ना क्या वर्ड का इस्तेमाल करता है बोलो तो? इनवर्ट सप्लाई। परचेज ही है, बस हम लोग परचेज वर्ड इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करा बोला इनवर्ट सप्लाई, एक तरह का परचेज ही हुआ। और यहाँ पर इंटर, वहाँ पर इंट्रा, और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा? इंट्रा, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई। ठीक है बात। तो ये जो लोग परचेस कर रहे हैं ना, सुनो के बाद, तो इसके ऊपर जो इनपुट है, जो टैक्स है, तो इन लोग का कितना तरह का इनपुट आके जमा हो रहा बोलो तो? इनपुट जीएसटी, कुछ का नाम सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एक का नाम मान लो कितना हो गया? आईजीएसटी। अब यहाँ पर ये लोग जो सामान परचेज किया, 4,000 रुपये इनपुट में जमा हो गया, मान लो 8,000 रुपये सीजीएसटी और 8,000 रुपये क्या हो गया तुम्हारे जीएसटी। अंजलि देखोगे, फिर ये लोग सामान इसको बेचेगा, तो सामान बेचेगा, तो सामान बेचेगा तो क्या हो गया? सेल। तो यहाँ पर ये लोग बात क्या बोलते हैं कि सामान खरीदे इंट्रा स्टेट, तो तुम सामान बंगाल के अंदर भी बेच सकते हो कि नहीं? बंगाल के अंदर भी बेच सकते हो और बंगाल के बाहर भी। तो इस लोग इस सेल को लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? आउटवर्ड सप्लाई। और परचेज के लोग क्या बोलता है तुम्हारा? इनवर्ड सप्लाई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो? आउटवर्ड सप्लाई। मजा का बात क्या है? हाँ, अब देखो यहाँ पर ही बात, अब यहाँ पर मसला क्या होता है ना, इनपुट का पैसा तुम देकर खरीदे, उसके बाद जब तुम सेल करोगे तो पैसा लोगे, फिर ये आउटपुट का पैसा इनपुट के साथ क्या होता है? एडजस्ट होता है, एडजस्ट करने के बाद तब टैक्स का पैसा क्या है? जमा होता है। अब इसमें झमेला क्या है? तो सरकार एक तो स्कीम ला, उसका नाम क्या रखा लो? कॉम्पोजिशन स्कीम। सरकार का बोलना है आपको अगर इतना हिसाब नहीं रखना है, आपके पास उतना वक्त नहीं है, और आप छोटा मोटा बिजनेसमैन है, आपका इतना सेल नहीं होता है, आपका पहली बात इंटर स्टेट इन खाली आप बंगाल के अंदर ही सामान बेचते हैं, बंगाल के बाहर आपका सामान का सेल है ही नहीं है। तो उस शख्स के लिए ये लोग क्या किए, मतलब आदमी का जैसा कैसा ब्राइट स्ट्रीट में दुकान है, मान लो बेग बगान, उसका पूरा जिंदगी बेग बगान में सामान बेचने और खरीदने में क्या हो गया उसका, गुजर गया। तो उसको तो पर इंडिया से कोई मतलब नहीं, गुजरात उड़ीसा आसाम को मतलब नहीं। ये लोग क्या बोल रहा है कि जिस आदमी का कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, जिस आदमी के इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? इंट्रा स्टेट है, वो लोग कोई लोग कौन सा स्कीम देने के लिए तैयार है बोलो तो? कॉम्पोजिशन स्कीम देने के, जो बाहर में सेल नहीं करता है उसी को सिर्फ मिलेगा। खाली बेचने के ऊपर में लोग रोक लगाया है, बेचने के ऊपर क्या लगाया? रोक। लेकिन खरीदने के ऊपर रोक लगाया है। खरीद तुम बंगाल के अंदर से भी सकते हो और खरीद तुम बंगाल के बाहर से भी सकते हो। मतलब खरीदने में रोक नहीं लगा है कि खाली बंगाल के अंदर से खरीदना है और बंगाल के अंदर ही बेचना है, ये चीज़ पर रोक नहीं है। खरीद तुम आसाम, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात कहीं से भी खरीद के ला, लेकिन तुम्हारा सेल जो है वो सिर्फ बेग बगान में, ब्राइट स्ट्रीट, कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर, दुर्गापुर सब बंगाल में होकर कहानी खत्म है। तो तुम क्या स्कीम ले सकते हो ना? कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है
कि तुम्हारे कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होना नहीं चाहिए, तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम में देगा। दूसरा ये लोग क्या बोला है तुम्हारा कि कॉम्पोजिशन स्कीम उसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल कितना रुपए तक रहेगा बोलो, वॉज अप टू ₹150 लाख। जैसे भी हम लोग का तारीख कितना है बोलो, 8 अप्रैल है, तो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से क्या हुआ तुम्हारा शुरू हुआ, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। तो तुम ये वाले फाइनेंशियल ईयर में तुम कंपोजिट स्कीम तुम लेना चाहते हो, तुम क्या लेना चाहते हो, कंपोजिट स्कीम। तो तुम कब ले सकोगे, तुम्हारे पिछले वाले साल, कौन वाले साल, पिछले साल। तो पिछले साल तुम्हारा कितना हो गया, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो तुम ये साल में कंपोजिट स्कीम कब ले सकते हो, जब तुम्हारा पिछला वाला साल में प्रीसीडिंग, कौन सा बोला बोला लो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा टर्नओवर किसके बाद कह रहा बोलो, तुम्हारा टर्नओवर लेस देन 150 लाख है। 150 लाख मतलब समझ रहे हो कितना हो गया वो, 1.5 करोड़ रुपया का अगर तुम्हारा सेल है, ये 150 लाख मतलब कितना हो गया, 1.5 करोड़ का अगर सेल है तुम्हारा, तो तब तुम क्या ले सकते हो बोलो, कंपोजिट स्कीम तुम ले सकते हो। तो तुमको बताओ, हम लोग को जो ये चीज़ का ये लोग लिमिट दिए 1.5 करोड़ का, क्या कम है लिमिट, चलो 1.5 करोड़ समझ लो, हम लोग खानदान में किसी का 1 करोड़ रुपया सेल हो गया, चलो उसका आप भगत, चलो बर्थडे केक नहीं कटेगा जब तक रिश्तेदार नहीं आ जाएगा तुम लोग, बर्थडे तुम्हारा हो, तुम प्रेजेंट हो, लेकिन तुम्हारा रहने से तुम्हारा केक नहीं कटेगा, जब तक वो भैया नहीं आएगा जिसका 1.5 करोड़ का सेल है, तब तक उसका केक का नहीं कटेगा। तो प्रॉब्लम का है, 1.5 करोड़ का सेल कम नहीं है, लोग बहुत बहुत ज़्यादा लिमिट दिया। और ये लोग क्या बोला, अगर तुम्हारा इनवर्ड में सेल, मतलब खाली बंगाल के अंदर आउटवर्ड सेल सिर्फ बंगाल के अंदर है, और तुम्हारा सेल कितना होना चाहिए बोले 1.5 करोड़, तब तुम कौन से स्कीम में जा सकते हो बोला, कंपोजिशन स्कीम तुम ले। इस स्कीम का बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा फायदा, और कुछ इसका नुकसान भी है। नुकसान तो तुम नज़र के सामने ही है, सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या है, तुमको अगर कहीं से फ़ोन भी आई है ना कि हमको गुजरात में माल भेज दीजिए, और तुम अगर कंपोजिशन स्कीम लेके रखे हो, तो फिर तुम गुजरात में माल नहीं बेच सकोगे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में तुम माल बाहर नहीं बेच, तो तुम तभी लो कंपोजिशन, कंपोजिशन तभी लो जब तुम्हारा पूरा ज़िंदगी का बंगाल में रह के का ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। अभी लोग फिर दूसरा मज़े का बात, हम क्या ले, इसका बहुत सारा फ़ायदा। एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जीएसटी का रेट कितना होता है, 5, 12, 18, 28, 5%, 12%, 18% ऐसे करके। लेकिन इसमें सिर्फ तुमको कितना देना है बोलो तो, अगर मैन्युफैक्चर एंड ऑल सप्लाईज रेट ऑफ जीएसटी क्या बोले लोग, 5, 12, 18, 28 नॉर्मल। अगर तुम रेगुलर टैक्स पेयर हो तो तुमको क्या देने होगा, या तो 5%, या तो 12%, या तो 18%, या तो 28%। लेकिन अगर तुम कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड होगा ना, सिर्फ कितना देने वाले, 1%, 5%, और कितना देना है 1% बस। मतलब हाईएस्ट भी कितना लग रहा है इसमें, 5, नहीं तो नॉर्मली कितना बोला, 1 और 1। तो हम लोग को याद एज ए स्टूडेंट कैसे करना पड़ता है, 1 1 तो 2 में ही है, खाली तुमको याद क्या करना पड़ता है, 5%, 5%। और देखो लोग बांटा क्या तुम्हारा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्या लोग आईजीएसटी लिखा है, नहीं आईजीएसटी जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि उधर तो इंटर स्टेट सप्लाई तुम कर ही नहीं सकते हो, दादर स्टेट में सामान बेच ही नहीं सकते, इसीलिए इसमें टैक्स का रेट कितना बोले लोग, 1%, 5%, 1%। तो 1% में कैसा बंटवारा करेंगे, आधा पैसा लेके जाएगा सेंट्रल, आधा पैसा लेके जाएगा स्टेट। 5% है तो आधा पैसा सेंट्रल, आधा पैसा स्टेट। 1% है तो आधा पैसा सेंट्रल, आधा पैसा स्टेट। अब तुमको खाली देखना ये वाला चीज़ है कि किस चीज़ के ऊपर में 1% लगेगा और किस चीज़ के ऊपर में तुम्हारा 5%। इसमें क्यों दो बात इन लोग बहुत हेवी गया। सबसे पहले लोग बोला कि कॉम्पोजिशन स्कीम हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स बेचता है उसको देंगे, हालांकि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कॉम्पोजिशन स्कीम सामान बेचने वाले के ऊपर भी देना चाहिए और सर्विस देने वाले के ऊपर उसका भी देना चाहिए। ऐसा मान लो हम लोग पढ़ा रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस तो फिर भी हम लोग जीएसटी के अंडर में आ रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन हम लोग को कॉम्पोजिशन स्कीम लेने देगा, हम लोग टर्न ओवर भले से 1.5 करोड़ से कम है, उसके बाद भी हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम लेने देगा ही नहीं।
तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ जीएसटी किसके ऊपर है? मैन्युफैक्चरर ऑन ऑल सप्लाईज। किसकी बात कर रहा है? मैन्युफैक्चर ऑन ऑल सप्लाईज, जितना भी चीज़ तो मैन्युफैक्चर करोगे सब, खिलौना, जो भी कपड़ा, सब के ऊपर मैन्युफैक्चर ऑन ऑल सप्लाईज लिखा है। कितना बोलो? 1%। मान लो तुम हवाई चप्पल बना रहे हो, तुम्हारा कपड़ा काम है, लेदर बना रहे, कुछ भी कपड़ा, बुक बना रहे, बुक बाइंडिंग कर रहे, तो जितना भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है, कागज बना रहे हो, सब के ऊपर कितना लगेगा बोलो? सिर्फ 1%। उसके बाद ये लोग क्या लिखा? रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सप्लायर सर्विस। बोला अगर तुम रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग का काम करते हो, तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है और कैटरिंग तो तुम लोग जा ही नहीं रहे, आज का डेट में बहुत फेमस हो गया, शादी उदी में कैटरर होता है। हम लोग का काम खाली क्या रह जाता है आजकल शादी में? कपड़ा पहन के टाइम से हॉल पहुंचना, बाकी खाना पकाना, आलू लाना, प्याज लाना, दही लाना, मावा लाना, तो ड्राई फ्रूट लाना, ये सारा काम किसका हो गया आज का डेट में? कैटरिंग वाला का। अब आज से कुछ साल पहले, बहुत 5-10 साल पहले, सब सारा काम कौन करता था? घर के रिश्तेदार लोग। लेकिन आज तो सबका रिश्तेदार लोग में ही झगड़ा झमेला चला हुआ। तो शादी का इतना बड़ा काम अंजाम कौन करेगा? अकेला 2 आदमी को तो बस का बात है नहीं है, चिकन भी लाना, कटाना भी, उसको भी देना, और फिर सारा ड्राई फ्रूट लाना, दही लाना, आलू लाना, हर एक सामान, चावल लाना, लकड़ी देना, देग देना, तो जग देना, पानी देना, क्या करोगे तुम? तो इसीलिए कौन सा सर्विस जन्म वाला का है? और कैटरिंग सर्विस जन्म के पीछे वजह एक ही है, हम लोग का रिश्तेदार और दोस्त यार में आजकल बनती ही नहीं है, छोटा छोटा बात में झगड़ा झमेला, तो इसका फायदा कौन उठा रहा है बोलो? कैटरिंग सर्विस। इन लोग आ गए, तुम्हारा सारा काम करेगा, कोई टेंशन नहीं, आपको कपड़ा पहन के हॉल में पहुंच जाना है, सारा काम इन लोग कर देगा। तो इन लोग के सर्विस में कितना इन लोग दे रहा है बोलो? 5%। देखो इन लोग से कितना वसूली कर रहा है सरकार। वाहिद इन लोग के पास कितना? 5, 2.5% को ले रहा सेंट्रल और 2.5% को ले बोले स्टेट, और बाकी क्या लिखा? अदर सप्लायर दैट इज ट्रेडर। यहाँ पर क्या था बोले? और यहाँ पर क्या बोलेला? ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या फर्क है? बहुत जाहिल आदमी लोग से तुम पूछोगे ना, इसका फर्क जाहिल आदमी लोग को मालूम है। वो लोग से पूछोगे ना, आपका क्या चीज़ का बिजनेस है? मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। वो तुमको ये नहीं बता रहे कि मेरा कपड़ा का बिजनेस है, कि हम स्टील का रॉड बनाते हैं, क्या बना, खाली क्या बोल रहा मेरा मैन्युफैक्चरर है। और कुछ आदमी लोग से पूछोगे ना, वो लोग क्या वर्ड का इस्तेमाल करता है? हम तो ट्रेडिंग करते हैं ना, मेरा तो खाली ट्रेडिंग का कारोबार है। ट्रेडिंग मतलब क्या बोलो? सामान इन लोग बनाया, हम लोग सामान खरीद के लाएंगे और हम लोग सामान बेचेंगे। फिनिश गुड खरीद के लाना और फिनिश गुड बेचना, कोई क्या बोले आता है तुम्हारा? ट्रेडर। जैसा जैसा कि हम लोग दुकान में लिस्टिंग लगा के बेचा, थम्स अप बेच रहे, तो थम्स अप लोग बना के बेच रहे का, तो हम लोग क्या कहना जाएंगे? तुम्हारा ट्रेडर। बहुत सारे चप्पल का दुकान देखोगे, रेक्सीन, आप ये सब बेच रहा है, तो लोग रेक्सीन बना के बेच रहा है, बस ला रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास से ला के क्या बेच दे रहा है, तो सब कहाँ से है तुम्हारा? ट्रेडर में। तो ये फ़र्क ना बाबू तुम लोग को करना है। जब तुम लोग कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई करोगे ना, तो तुमसे ऑप्शन आएगा कि आप मैन्युफैक्चरर है, क्या आप क्या बोलो? ट्रेडर। तुमको अगर फ़र्क नहीं मालूम रहेगा ना, तुम गलत ऑप्शन क्या है क्लिक कर, देखो गलत ऑप्शन टिक करने से भी तुम्हारा क्या है? 1 ही % है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बोलो तो? ये है मैन्युफैक्चरर और ये तुम्हारा कौन है? ट्रेडर। सरकार मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत नज़र रखता है, क्या कर रहा है, क्या, क्योंकि इसका इनकम ज़्यादा हो, इसका इनकम। तो तुम्हारा एक ऑप्शन गलत चूज़ करने में तुम जीएसटी गलत नहीं जमा कर रहे, वो तो तुम सही जमा कर रहे, लेकिन तुम ट्रेडर का बोलेगा मैं बिना मतलब का जीएसटी ऑफिसर तुम्हारा फैक्ट्री समझ के क्या कर रहा है? आके रेड मार दे रहा है, आके फैक्ट्री समझ के रेड मारने आके देख रहा, तुम तो देख तो दुकान लेके बैठे हो। तो ये बिना मतलब का तुम एक तो क्या हैरेसमेंट में चले जाओगे बस। ऐसे जीएसटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर 1%, ट्रेडर हो तो 1%, और रेस्टोरेंट और कैटरिंग, रेस्टोरेंट और क्या लिखा हुआ है? रेस्टोरेंट और कैटरिंग है तो कितना है तुम्हारा? 5%। ये हो गई बात। तो एक तो जीएसटी कौन ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? बस यही 3 टाइप का आदमी ले सकता है, इसके अलावा और कोई कॉम्पोजिट स्कीम में। हमको एक बात बता, आजकल बहुत लोग एसी सर्विस के लिए आता है घर में, एसी सर्विस, कूलर सर्विस, पानी का सर्विस करने के लिए आता है, ये सब बहुत सारा लैपटॉप रिपेयरिंग कराने लेके जाते हैं, वो लोग भी तुमको सर्विस दे रहा है। क्या लैपटॉप वाला लोग, ज़्यादातर लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और ये लोग जितना भी लैपटॉप बना रहे हैं, सब तुम्हारा इंट्रा स्टेट है, सब तुम्हारा क्या बोला? बंगाल के अंदर।
इतना कस्टमर है लैपटॉप बनाना समझदार, तो क्या लैपटॉप बनाने वाला को 18% जीएसटी देने होगा कि 1% या 1% देने होगा? पहले तो वो क्या दे रहा है बोला, सर्विस दे रहा है। सर्विस वाला लोग के लिए इधर जगह, अब सर्विस वाले लोग के लिए लोग एक स्कीम लाए, क्या लाए बोला, सप्लायर ऑफ सर्विस वाले क्या स्कीम लाए देख लो। पहले तो लोग क्या बोला, सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिट स्कीम, पहले लाइन में क्या बोल के लोग क्लियर किया, ये लोग कैन नॉट कंपोजिट स्कीम जा ही नहीं सकता। फिर ये लोग क्या बोला देखो, हाउएवर, सब बात पहले क्या बोले कि सर्विस लेने देने वाला आदमी लोग को नहीं मिला, फिर क्या बोल रहा, हाउएवर अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हो, तुम क्या बोला, अ सप्लायर ऑफ गुड्स कैन ऑप्ट कंपोजिट स्कीम हु प्रोवाइड सर्विसेज, गुड्स बेचने वाला आदमी सर्विस भी दे रहा है, सिर्फ सर्विस देने वाला आदमी को, सिर्फ सर्विस देने वाला आदमी को कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। गुड्स बेचने वाला आदमी जो है थोड़ा सर्विस भी दे रहा है। आजकल तुम देखोगे मोबाइल का शॉप में एक तो नया चलन चल गया, मोबाइल का शॉप में एक तो छोटा सा जगह कर दिया मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल का दुकान पूरा है एकदम मार, बहुत मोबाइल सजा हुआ, आदमी लोग मोबाइल खरीद रहे, एक तो छोटा सा क्या कर दिया बोलो, रिपेयरिंग सर्विस। तो उसका रिपेयरिंग सर्विस का दुकान है कि मोबाइल बेचने के साथ वो सर्विस भी कर, सर्विस भी दे रहा है। तो लोग क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा मोबाइल बेचने का टर्नओवर अगर 80 लाख रुपया, कितना लाख रुपया बोला, 80 लाख रुपये, किसका बोला, तो मोबाइल बेचने का, तो तुम्हारा सर्विस जो रिपेयरिंग वाला काउंटर है उससे तुम कितना पैसा कमाओगे, 10% ऑफ टर्नओवर, तो 10% ऑफ 80 लाख कितना हो गया बोलो, 8 लाख रुपया। फिर क्या लिखा, और 5 लाख, तो 8 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो मतलब तुम्हारा सर्विस से पैसा, रिपेयरिंग सर्विस से पैसा कितना आना चाहिए तुम्हारा, 8 लाख। अगर तुम्हारा रिपेयरिंग काउंटर से 8 लाख रुपए से कम आ रहा है, तब ये पूरा दुकान कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यदि अगर उस रिपेयरिंग सर्विस का काउंटर अगर 9 लाख और 10 लाख रुपया रिपेयरिंग करके आ रहा पैसा, और पूरा दुकान का टर्नओवर 80 लाख रुपया, तो 80 लाख का 10 कितना, 8 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो कितना, 8 लाख। लेकिन रिपेयरिंग सर्विस से आ रहा पैसा कितना बोले, 9 लाख। तो फिर ये दुकान कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो तुम सिर्फ अगर सर्विस दे रहे हो, मान लो खाली रिपेयरिंग सर्विस दे रहा हो, उसका कोई मोबाइल वोबाइल का दुकान नहीं, बहुत सारा मोहल्ले में दुकान है, तो खाली रिपेयरिंग का काम लेके बैठा हुआ है, तो क्या बोल ही सकता, उसके लिए ये प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन रिपेयरिंग सर्विस के ऊपर कब लगेगा, जब गुड्स बेचता होगा तब। सिर्फ सर्विस देने वाला तो ये स्कीम में क्या, और कंपोजिट स्कीम के लिए वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। अब मजे का बात, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया तुम लोग का, कि मोबाइल बेचने वाला आदमी और रिपेयरिंग सर्विस, ये तो दोनों एक ही नाम में दोनों शामिल चल रहा है, ये तो नहीं कि रिपेयरिंग का अलग कंपनी और मोबाइल बेचने का अलग कंपनी। तो सवाल ये है तुम लोग का एग्जाम में कि क्या हम गुड्स बेचने का कंपोजिट स्कीम ले लें, गुड्स बेचने का क्या ले लें, कंपोजिट स्कीम, और रिपेयरिंग सर्विस तो मेरा अगर 8 लाख से ज़्यादा हो गया तब तो हमको रिपेयर कंपोजिट स्कीम में ले ही नहीं सकते, जिसका वजह से पूरा दुकान को हमको 5, 12, 18, 28% में जाने हो रहा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, दुकान का सामान बेचने का अलग कर दिया, मोबाइल का अलग जीएसटी नंबर ले लिया, अलग मतलब उसको कंपोजिट स्कीम में ले लिया, और रिपेयरिंग सर्विस वाले को क्या कर लिया हम लोग, तुम्हारा रेगुलर टैक्स पेयर। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये है तुम लोग का बुक में सवाल, बताओ कर सकते हैं। मोबाइल बेचने का अलग ले लिया कंपोजिट स्कीम में, और रिपेयरिंग सर्विस का क्या कर लिया, अलग ले लिया, उसका अपना 5, 12, 28% देंगे, और हम इस सब में कितना देंगे बोला, सिर्फ 1% देंगे, क्योंकि मोबाइल बेचना कहाँ से लिया तुम्हारा, ट्रेडर में, तो 1% अलग से और 5% अलग से कर सकते हैं, बोलो नहीं कर सकते हैं। तुम लोग का हिंट भी दिया जो तुम लोग बात भूल गए, इसका दुकान और मोबाइल बेचने का दुकान दोनों कंपनी अलग अलग है, सेम है, एक है, तो एक ही कंपनी का फिर दो स्कीम में तुम ले जा सकते हो, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर टैक्स पेयर, एक ही पैन कार्ड से दो काम हो जाए ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर तुमको कंपोजिट में जाना है तो पूरा, रेगुलर लेना है तो क्या
पूरा पार्ट पार्ट दो दो तुमको अलग, दो दो जीएसटी नंबर एक ही पैन नंबर में नहीं मिलेगा। एक ही पैन नंबर मतलब एक ही दुकान का दो टाइप का तुमको नहीं कर सकते हो। तो समझ में आया भाई? चलो, तो ये भी पार्ट तुम लोगों को समझ में आ गया, ये भी हो गया। तो ये जो भी हम लोग किए ना तुम्हारा कंपोजिट स्कीम का सबसे बुनियादी पार्ट हम लोग का एकदम किया। कुछ एक क्वेश्चन है जो हम तुम लोग को बोलने रहे थे अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ तो पहले 1 नंबर करो। 1 नंबर तो और हेवी बोला इलस्ट्रेशन 1। पहले हम सवाल पूछ रहे, देखो तुम लोग जवाब दे पाओगे कि नहीं। जो बुक में जो सवाल पूछा है ना उसको हम एक बार खाली समझा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया। क्या दिया देखो, ये लोग बोल रहा है कि तुम जब पिछला वाला साल में तुम्हारा कितना टर्नओवर पार होना चाहिए, 1.5 लाख। लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर पिछले ही साल में तुम अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 लाख से कम है, मतलब 150 लाख से कम है, तब तुमको जी कंपोजिट स्कीम का टेंशन नहीं है। तो अपना 1 लाख, 5 लाख कमाल, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो सब कंपोजिट स्कीम में चलते रहेगा। बुक में लोग क्या दिया, ये लोग बोला यहाँ तक कि तुम्हारा सेल 148 लाख तक तुम्हारा कंपोजिट स्कीम में, 148 लाख किसमें बोलो, कंपोजिट स्कीम में। एक तो कस्टमर आया, ठीक है, कितना लाख का सेल करने में, कितना लाख का सेल किया बोलो कस्टमर को, तो कितना है 5 लाख का। तो 148 प्लस 5 लाख, ये तुम्हारा कितना हो गया। तो जैसे ही तुम 1.5 से बढ़ जाओगे तुमको कहाँ जाने होगा बोलो, रेगुलर टैक्स पेयर में। अब 1.5 तक मतलब 150 लाख तक, 150 लाख तक तुम कंपोजिट स्कीम में रहे, उसके बाहर जाओगे तो तुम क्या हो जाएगा बोलो, रेगुलर टैक्स पेयर। अब व्हाट इज द मुद्दा बोलो, तो इसमें मुद्दा ये है, ये तो एक कस्टमर 5 लाख का लेके आया, तो इसका बिल को तुम बांटो कैसे। यहाँ पर होगा 2 लाख, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लाख का बिल, 148 प्लस 2 कितना हो गया 150। तो ये 2 लाख का बिल तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, कंपोजिट स्कीम में। कंपोजिट स्कीम का मतलब तुम जीएसटी कितना दोगे 1%, और इसका रेगुलर टैक्स पेयर में कितना जाएगा सिर्फ 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया होगा तो तुम कहाँ चले जाओगे। तो इसका पहले बुक में आंसर दिया हुआ है कि अगर ये कस्टमर 2 बिल बनाता है, अगर कस्टमर कितना बिल बनाता है, 2 बिल बनाता है, एक 2 लाख का बिल बनाता है, एक 3 लाख का बिल बनाता है, तो ये 2 लाख का बिल के ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा कंपोजिट, और ये 3 लाख का बिल के ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा रेगुलर टैक्स पेयर। ठीक है बात। लेकिन फिर सेकंड सिनेरियो भी एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ये कस्टमर बोलता नहीं हमको दो बिल नहीं बनाना, हमको एक ही बिल बनाना 5 लाख, तो 148 प्लस 5 कितना गया 153। अभी दो अगर अलग अलग से बनाएगा, सिर्फ एक बिल बनाएगा, तो तुम जीएसटी कैसे लगाओगे, 1% लगाओगे कि 18% लगाओगे, और 5 लाख का बिल में तुम कितना लगाओगे। अगर ये बिल को अलग अलग नहीं करता तब फिर तुम 1% लगाओगे कि 18% लगाओगे, वो 5 लाख के ऊपर में। लेकिन फिर सोचने वाला बात क्या, 5 लाख में कुछ 2 लाख कहाँ आ रहा है, 150 लाख के अंदर आ रहा, और 3 लाख क्या हो गया उसके बाहर हो गया। लेकिन अगर मान लो कस्टमर आता 1 ही लाख का सामान लेता, तब तो फिर कोई टेंशन का बात, तब तो एग्जाम में सवाल ही नहीं आता तुम्हारा। तुम्हारा बात कितने भी क्वेश्चन दिए लो, तो क्या करोगे बोलो। अगर सेकेंड वाला सीनियर जहाँ एक ही बिल बनाना है, तो बुक में आंसर लिखा है तुम लोग को 5 लाख के ऊपर क्या लगाना है तुमको, 18% लगा। 5 लाख के ऊपर लगाना है, उसके 148 लाख से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका उसका काम। तो हम लोग कॉम्पोजिट पे जाएंगे। तो ये सिर्फ 5 लाख का अगर एक कस्टमर होगा तो फिर किसका पर चले जाएंगे हम लोग, रेगुलर। कि 148 प्लस 5 कितना बल तुम्हारा 153 है, तो वो क्रॉस हो गया 150 से, तो इसी के लिए क्या लगाएंगे तुम्हारा 18%। लेकिन यदि अगर वो दो इनवॉइस बनाता है, 2 लाख का अलग, 3 लाख का अलग, तभी तुम बाइफरकेट कर सकते हो। 2 लाख चले आएगा,
लाख 150 लाख के अंदर में, और 3 लाख चले आ गए 150 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर रेगुलर है, उसके ऊपर ही। लेकिन अगर वो बिल बनाने के लिए रेडी नहीं है, दो अलग अलग, और अल्लाह ने हमको एक ही बिल, तो फिर तुमको क्या लगाने होगा? है ट्विस्ट। जितना पढ़ लो और अगर सवाल नहीं बनाए, सब बेकार है। पढ़ लिए तो कितना मजा आया, लेकिन सवाल कैसा पूछा है क्वेश्चन, दिमाग का बत्ती गुल कर दिया ना। अब इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लो फटाफट। एक सीधा डीलर हुए adopted composite scheme. His aggregate turnover is 148 लाख। कितना टर्नओवर वाला? 148 लाख ऑन 27 नवंबर फाइनेंशियल ईयर। द नेक्स्ट कस्टमर परचेज गुड ऑफ ₹5 लाख। नेक्स्ट कस्टमर कितना गुड खरीदा वाला? 5 लाख का। फाइंड जीएसटी पेबल ऑन द नेक्स्ट परचेज इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। क्या निकालने वाला? बोलो जीएसटी निकालो। अगर रेट ऑफ जीएसटी कितना? 18%। तो देखो सॉल्यूशन कितना केयरफुली लोग बनाया है। कॉम्पोजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम द मोमेंट एट विच द एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 150 लाख। मतलब जिस मोमेंट में 150 लाख के पार हो गया, तो फिर कॉम्पोजिट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। फुल स्टॉप। हेंस Mr. X will be liable to pay GST at 1% on 2 lakh. On balance amount 3 lakh, composite scheme will not be applicable and the rate of GST shall be 18%। ठीक है बात, जो समझा हम। अब फिर नोट में बोल के देखो क्या लिखा है। X need to issue bill of supply for 2 lakhs and tax invoice for 3 lakh। मतलब एक बिल बनाओगे 2 लाख का, एक बिल कितना बनाओगे? 2 लाख का। एक बिल कितना बनाओगे? 3 लाख का। तब पॉसिबल है। फिर लोग क्या लिखा है? इफ द अमाउंट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड। अगर अमाउंट को तुम ऐसा 2 और 3 सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, देन ऑन इंटायर 5 lakhs 18% शैल बी एप्लीकेबल। तब फिर पूरा 5 लाख के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा तुम्हारा? अच्छा, देख रहे हो कितना केयरफुली आंसर बना के क्या। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन एग्जाम में जो आना चाहिए तुम्हारा पढ़ा में आना चाहिए। तुम एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा भी अगर दिमाग लगाते ना बाबू, तो तुम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो ये दिमाग लगाते हैं। नोट में जो 5 लाख का बोला हुआ है कि पूरा 5 लाख का ऊपर सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, वो तो तुम लिख ही नहीं पाते वो आंसर में। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 में आओ। 2 भी बहुत अच्छा दिया है। 2 क्या बोला है? बोला तो डिटरमिन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 150 लाख। बोल उसका पिछले साल में 150 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है। तो ये पहला चीज़ तुमको एकदम बता दिया, क्योंकि इन लोग बोला है ना कि कंपोजिशन स्कीम वही बंदे के लिए एप्लीकेबल है हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज वर्क टू ₹150 लाख। इसीलिए क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो देखो क्या बोला। अब सवाल तुमसे पूछा है, क्या सवाल पूछा है? मिस्टर एक्स इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। बोला मिस्टर एक्स क्या सर्विस दे रहा है? टीचिंग सर्विस वेस्ट बंगाल में। तो आंसर में देखो क्या लिखा हुआ, कॉम्पोजिट स्कीम क्या लिखा हुआ? नॉट एप्लीकेबल। क्यों बोला? तो क्योंकि टीचिंग सर्विस आता है बाबू इसमें। पहले बात तो सप्लायर ऑफ सर्विस है, कैन नॉट ऑफ कॉम्पोजिट स्कीम, पहले ही बाहर हो गया, वहीं से बाहर हो गया। उसके लिए तो 150 लाख का लिमिट का बेकार है, यूजलेस है। Composite scheme is not applicable on supplier service except restaurant or caterer service. Composite scheme is confined to supplier of goods except restaurant service. Hence, a teacher cannot have composite scheme. ठीक है बात। देखो हम बात और क्या बोला है, जीएसटी में ना थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, और वही थ्योरी को लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट कर दे रहे। तो तुम बिना थ्योरी पढ़े, ये वाला बिना थ्योरी पढ़े तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। उसके बाद पढ़ो क्या है, टॉयज मैन्युफैक्चरर। कौन मैन्युफैक्चरर? बोला टॉयज। तो टॉयज मैन्युफैक्चरर कहाँ चले गया? मैन्युफैक्चरर एंड ऑल सप्लाईज। तुम जो बनाओ, खिलौना, रुई, जो इन लोग बनाओ, कॉटन। तो क्या बोला? इन द गिवन केस सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल बट सप्लाइंग गुड्स इन बिहार। मतलब गुड कहाँ सप्लाई कर रहा है? बोलो अब देखो मजा आ रहा है। हम लोग यहीं पर क्या पढ़ा था, कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलेगा?
जिसका सामान सिर्फ का ना चाहे बंगाल के अंदर, बंगाल के बाहर बेचोगे तो फिर तुम कॉम्पोजिट, तब बोलो ये कंडीशन तो तुम सेटिस्फाई हो गए। बट उसकी वजह से उसके बाद 150 लाख का काम है वो भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन उन लोग सामान कहाँ बेच रहे हैं? बिहार में। तो बिहार क्या हो गया? इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकती हो। नहीं। देख लो कितना बारीकी है, तुमको सब बात तुमको एक साथ सोचनी होगा। ये वाला बात, ये वाला बात, जब दोनों सेटिस्फाई हो गए तो एक तो सेटिस्फाई क्या हुआ? यही सब है झमेला। In the given case, supplier is registered in West Bengal but supplying goods in Bihar, hence he is making interstate supply. As per section 10, a person who makes interstate supply cannot opt composite scheme. Hence a person who makes interstate supply cannot opt composite scheme. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग composite scheme का बेसिक टॉपिक क्या हुआ? एंड हुआ। ठीक है।